नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। बिहार के चुनाव में एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी मैदान में हैं और इस बार के चुनाव में ओवैसी कितना बड़ा फैक्टर साबित होने वाले हैं, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खुद किशनगंज में मौजूद हैं। आज तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है ओवैसी साहब। आप एक बार फिर से सीमांचल में मौजूद हैं और आपने सीमांचल न्याय यात्रा भी निकाली हुई है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप जब इस यात्रा पर आज निकले हैं, ये यात्रा उस वक्त हो रही है जब आपने पिछले 2-3 महीनों में आरजेडी के साथ गठबंधन की पुरजोर कोशिशें की, कई पत्र लिखे लालू प्रसाद को, तेजस्वी यादव को। आखिर इतनी क्या बेताबी थी आपको कि आप चाह रहे थे कि चुनाव में आपका गठबंधन आरजेडी के साथ हो जाए? कि बुनियादी बात यह है कि अख्तरुल ईमान साहब के पास बिहार के जो सोसाइटी के ज़िम्मेदार हजरात थे वो मिलने आए और आकर कहा कि आप लोग अलायंस करना नहीं चाहते किसी से भी। तो अख्तरुल ईमान साहब ने कहा कि किसने कहा आपसे कि हम अलायंस करना नहीं चाहते? तो अलायंस करना चाहते हैं हम लोग। तो फिर उसके बाद बहरहाल लंबी बातचीत हुई। उसका अख्तर साहब को कहा गया कि भाई ठीक है, आप एक लेटर लिख दीजिए लालू जी को। हमने कहा एक लिख दिए। उन्हें उनसे ही पूछा कि क्या उसमें लिखना चाहिए, बता दीजिए। उन्होंने ला कर दिया और हम बड़े जेन्यूनली हम लोग खुलूस दिल के साथ एक नहीं 2 लेटर लिखे। फिर उसके बाद अख्तर भाई ने मुझसे कहा कि तेजस्वी ये कह रहा है कि मुझे कोई नहीं बताया गया। तो हमने कहा कि भाई लालू तो सुप्रीम लीडर है राजद का। तो बोले मैं ठीक है, आप लिख दीजिए उनको भी लिख दिए। फिर उन्होंने इसमें ये भी लिख दिया कि हमको सिर्फ 6 सीट दीजिए और ये कहा कि उसमें ये भी लिखा कि अगर आप इक़्तिदार पर या सत्ता मिलती है तो हमको मंत्री मत दीजिए, हमको सिर्फ सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए और कम्युनल फाशिस्ट फोर्सेस को रोकिए। ये जो हमने लेटर लिखा, ये हमने हमारे एक पावर ऑफ स्ट्रेंथ के पोजीशन से लिखा। ये हमने इसलिए बावजूद इसके कि हमारे 4 विधायकों को इन्होंने ख़रीद लिया, हमने अपनी दरिया दिली का मुजाहरा किया। वरना कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसके विधायक को आप छीन लेते हैं चोरी से, वो नहीं लिखते हैं। हमने कहा चलो भाई, जब लोग लार्जर इंटरेस्ट है और हमको ये पूरा यकीन है कि अब की बार अगर बीजेपी की सरकार बनी यहाँ पर तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। तो हमने कहा ठीक है, लिखिए। हमने बोल दिया हमारी ताकत सीमांचल में और मुख्तलिफ विधानसभा में पहले से बड़ी है। कोई वीक पोजीशन से हमने ये बार्गेन नहीं कर रहे। हम तो बार्गेन भी नहीं कर, हम तो कहें कि भाई लार्जर इंटरेस्ट आप बात करें, चलिए हम भी साथ देते हैं आपका। अब ये उनके ऊपर है, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, द बॉल इज इन देयर कोर्ट। जो और इससे एक बात साफ हो गई कि कल तक जो लोग हम पर गैर ज़रूरी एक झूठा और बकवास इल्ज़ाम लगाते थे, अब इससे बढ़ के कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकती है? हम तो अपना जो एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एक सियासी पार्टी, हम जो कर सकते थे हमने कोशिश कर ली। अब हमको चुनाव लड़ना है और हम चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। यही मेरा सवाल है कि 2020 में आपके जो विधायक जीत कर आए थे उसमें से 4 विधायक को आरजेडी ने तोड़ लिया था। उसके बावजूद भी आप इतनी दरिया दिली दिखा रहे हैं कि आप आरजेडी के साथ गठबंधन की कोशिश कर रहे थे। तो आखिर इस दरिया दिली के पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों ओवैसी इतनी दरिया दिली दिखा रहे हैं आरजेडी के साथ गठबंधन करने को लेकर? तो ये है, देखिए, जिसमें ज़र्फ़ होता है ना, वो ज़र्फ़ के मुजाहरे करता है। और अगर कोई नहीं समझेगा तो फिर कम ज़र्फ़ी के मुजाहरे होंगे। हम क्या कर सकते हैं उसको? आपने सही कहा, महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए। उससे पहले कर्नाटका में कांग्रेस को तोड़ा गया, मध्य प्रदेश में तोड़ा गया। तो नैरेटिव क्या बनाया इन पार्टीज़ ने कि भाई जमहूरियत ख़तरे में है, संविधान ख़तरे में है। अब जब हमारे 4 विधायक को ये लोग ख़रीद कर लेकर गए तो कोई चू नहीं बोल सकता है, कोई चू नहीं बोल रहा है। मगर सीमांचल की जनता और बिहार की जनता ये समझ चुकी है कि ये सब झूठा प्रोपेगेंडा इनका हमेशा रहा है। असल बात ये है कि बिहार की जो पॉलिटिकल रियलिटी है, वो रियलिटी है कि हर समाज का यहाँ पर नेता है। अगर किसी का कोई इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल नेता नहीं है तो वो मुसलमानों का। मगर लालू और तेजस्वी ने तो आपको भाव तक नहीं दिया और आप उल्टा ढोल नगाड़ा लेकर 10 सर्कुलर रोड के बाहर चले गए थे और कहने लगे कि भाई हमें गठबंधन में ले लो, हमसे गठबंधन कर लो।
नहीं, पैगाम पहुंचाना था, बिल्कुल पहुंचाना है। 2 लेटर भी जाए, आप बताइए कि बाप तो बाप ही होता है ना, और वो बाप जिसने इस पार्टी को बनाया, जब उनको लिखे हैं, तो बाप की जिंदगी में अगर कोई बेटा ही बोलता है कि मुझे नहीं बताया गया, तो हमको ये नहीं मालूम था। हम जिस तरीके से हमको पाला गया, जिस तरीके से हमको समझाया गया, घर में जो बड़ा होता है, अगर बाप नहीं है कि कोई बड़े को भी आप बोल दिए तो सब एक लाइन में खड़े हो जाते। तो हम क्या करते? अगर लेटर ऐसे ही भी जाते अख्तर उल ईमान, तो बोलते नहीं हमको नहीं मिला, कहाँ मिला ना, नहीं मिला तो अब मिला। अब तो जब इतना शोर शराबा करना पड़ा ताकि सारी दुनिया को मालूम हो जाए, तो हमने उसको किया। मगर ओवैसी साहब, ये क्या तरीका हुआ पैगाम पहुंचाने का कि ढोल नगाड़ा लेकर घर के बाहर आप पहुंच गए? हम एक पावर ऑफ स्ट्रेंथ से इस लेटर को लिखे हैं, इसमें कोई वीकनेस नहीं दिखा रहे हम लोग, और आप देख लेंगे चुनाव जब होंगे इंशाल्लाह। देखिए ओवैसी साहब, आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है ना कि आप बीजेपी की बी टीम हैं, और इस तोहमत से, इस इल्ज़ाम से बचने के लिए ही आपने ये पूरा का पूरा पब्लिसिटी स्टंट किया है, ये ढोल नगाड़ा लेके जो आप पहुंच गए लालू के घर के बाहर। देखिए जब आप पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति में हैं, तो इल्ज़ाम तो लगेगा आपसे। अगर कोई इल्ज़ाम लगाने के या लगने के डर से कोई काम करेगा तो फिर राजनीति ना करे। हम इल्ज़ाम के डर से नहीं कर रहे हैं। हम उन लोगों को, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो बड़े सिंसियर और जेन्यून हैं, उन लोगों में ये बात थी कि भाई आप लोग अलायंस करना नहीं चाह रहे और आपके ओवैसी साहब नहीं करना चाहते। हमने कहा भाई करिए, हम तो तैयार हैं। हम आज भी कह रहे हैं आप लीजिए। हम जो ज़बान देते हैं, जो बोलते हैं, उस पर स्टैंड करते हैं, और कोई हमको बेचैनी नहीं है, ना कोई हमको तकलीफ है। ये एक पोजीशन हमने लिया है, अब उनको देखना है। नहीं देखेंगे तो हम लड़ेंगे। देखिए लालू और तेजस्वी ने अपने घर के दरवाजे तक आपके लिए नहीं खोले। हाँ, तो आखिरकार ये क्या दर्शाता है लालू और तेजस्वी के बारे में? तो क्या दिखाता है वो उनको बताना पड़ेगा। हमारे घर में अगर हमारा दुश्मन भी आ जाए तो हम उसको घर में बुलाकर इज्जत देके बिठाएंगे, अगर हमारे घर के दरवाजे पर कोई आएगा हमारा। अरे तो उन्हें लगता होगा कि हमें ओवैसी की क्या ज़रूरत है, मुसलमान तो ऐसे ही हमारे लिए वोट करता है, वो तो हमारा वोट बैंक है। देखिए एक बात सुनिए, हर बार आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। उर्दू में एक लफ्ज़ है इक़दार, मॉरल्स, रिवायत, रिवाज। अगर ये सब कोई भूल जाता है और सिर्फ नेतागिरी करता है, तो भाई अच्छा नेता होने के लिए अच्छा इंसान भी होना पड़ेगा, और वही बड़ा नेता बनता है जो अच्छा इंसान होता है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि लालू परिवार को या आरजेडी को इस बात का डर है कि अगर ओवैसी यहाँ बिहार में अपने जड़ें जमा लेता है तो मुसलमान मतदाताओं पर ओवैसी का कब्जा हो जाएगा? नहीं, डर उनको किस बात का डर है मुझे नहीं मालूम। क्या उनको बीजेपी का डर है? नहीं मालूम मुझे। मैं नहीं बोल सकता उन क्या क्या डर है। हमारे दिल में तो कोई डर नहीं है। नहीं तो कहीं ना कहीं ओवैसी का डर है ना? नहीं मालूम मुझे, मैं कैसे बोलूं, आप उनसे पूछिए। नहीं, क्योंकि पिछले बार सीमांचल में आप लोगों ने आरजेडी को हराया था। बिल्कुल, अभी भी हराएंगे। जो कोई भी खड़े रहेगा इंशाअल्लाह ताला हम हराएंगे। डर है नहीं है, ये तो बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब तो मैं नहीं दे सकता ना ऑब्जेक्टिवली, ये तो उनको पूछना पड़ेगा। अच्छा ओवैसी साहब, एक सवाल ये है कि यहाँ सीमांचल आने से पहले आपने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट लिख के संकेत दिए थे कि नई दोस्तियाँ हो सकती हैं। तो क्या गठबंधन की राजनीति अभी खुली हुई है, यानी गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं? और मैं खासकर 2 नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, क्या उनके साथ कोई बातचीत आपकी चल रही है या उनके साथ कोई गठबंधन हो सकता है? क्योंकि उन्होंने एक तरीके से पॉजिटिव इंडिकेशन दिया था कि वो गठबंधन के लिए तैयार हैं अगर दोनों तरफ को ये मंजूर होगा तो। और दूसरा नाम जो मैं लूँगा वो है प्रशांत किशोर। तो क्या किन्हीं के साथ भी आप गठबंधन इन चुनाव में कर सकते हैं? देखिए वो क्या अंग्रेजी कहा, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। तो अब फ्यूचर में, मुस्तकबिल में क्या मुझे नहीं मालूम, मगर इस सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब मेरे अध्यक्ष बिहार के प्रेसिडेंट हमारे अख्तर उल ईमान साहब दे पाएंगे, क्योंकि ये फैसला उनको लेना है। लेकिन गठबंधन को लेके आपके ऑप्शंस जो हैं यानी विकल्प वो खुले हुए हैं। अख्तर उल ईमान साहब बिहार के विधानसभा के सामने जो भी फैसला लेंगे, पार्टी उनके साथ खड़ा रहेगी। तो आपको लगता है कि अगर विचारधारा एक हो तो किसी के साथ गठबंधन करने में कोई दिक्कत नहीं है?
देखिए, स्पेकुलेट तो आप और हम नहीं कर सकते क्या होगा, इंतज़ार करके देखना पड़ेगा। अच्छा ओवैसी साहब, क्योंकि हम सीमांचल में इस वक्त हैं, बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा मुद्दा सीमांचल में जो देखने को मिला है पिछले दिनों वो है एसआईआर। और एसआईआर की जब हम बात करते हैं तो सीमांचल में खासकर बहुत हो हल्ला हुआ एसआईआर को लेकर, क्योंकि मुद्दा एक बड़ा था घुसपैठ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक जो हैं उन्होंने घुसपैठ को लेकर बड़े बयान दिए हैं और साफ तौर पर कहा है कि घुसपैठियों को देश से निकाला जाएगा। और ये भी कह रहे हैं कि भाई घुसपैठियों की मदद से ही, यानी उनके वोट से ही महागठबंधन जो है वो चुनाव जीतती है, इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो क्या वाकई घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है, और क्या ओवैसी इसके बारे में, इस पूरे मुद्दे को लेकर जो घुसपैठ का मुद्दा है उसको लेकर क्या आपकी राय है? कहाँ है इलेक्शन कमीशन? तो आपको लिस्ट देना चाहिए था आज तक को, कितने घुसपैठियों को हमने निकाल दिया। 65 लाख में लफ्ज़ जिक्र नहीं है घुसपैठी का, बावजूद उसके कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने ऑर्डर्स में जो फर्स्ट नोटिफिकेशन निकाला था उसमें उन्होंने कहा था कि 1 से 2 मरतबा या 3 मरतबा किसी के घर पर जाएंगे, वोटर नहीं होगा तो वो ईआरओ और एआरओ को इन्फॉर्म करेगा, और वो 1955 सिटीजनशिप एक्ट के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा। तो ये तो हुआ ही नहीं, खुदा पहाड़ चूहा नहीं निकला। सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं सीमांचल को, और ये इतना स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है। भाई देखिए, मुल्क को आज़ादी मिली, कोई नहीं गया उस वक्त के इस पाकिस्तान में। फिर 71 में बांग्लादेश बना, कोई नहीं गया। ये तो सिर्फ यहाँ के सीमांचल की इस गयूर आवाम को बेइज्जत करने के लिए, उन पर शक की सुई उठाने के लिए इस तरह की बकवास बीजेपी आरएसएस बरसों से कर रही है। अच्छा, पिछले दिनों बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का कोई रिवाइवल बिहार में हो रहा है? क्योंकि पिछले, अगर हम 3 दशक से देखें तो एक तरीके से कांग्रेस जो है वो आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बनकर ही रही है। नहीं, मैं कैसा बोलूं कांग्रेस के बारे में सर, मुझे अपनी पार्टी की फिक्र है, मुझे अपनी पार्टी को मजबूत करना है। मगर एक बात तो है ना, कांग्रेस ने कब तक 1950 से 75 तक 77 25-26 साल यहाँ पर हुकूमत की, सत्ता में रही। फिर उसके बाद 15 साल राजद, 21 साल अब नीतीश कुमार विद बीजेपी, विदाउट बीजेपी, म्यूजिकल चेयर्स चलता रहा। नहीं, मैं कैसा बोलूँ, मैं तो किसी और पार्टी के बारे में कैसा कहूँगा, उनका रिवाइवल होगा नहीं होगा, कैसे होगा, मेरे को तो नहीं मालूम। अच्छा चलिए, अब बात हम करेंगे नीतीश कुमार की, जो कि एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी हैं और बीजेपी ने कहा है कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है, तो ओवैसी को क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि क्या अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो क्या नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? हमारी पूरी कोशिश होगी हर हैसियत से, हर तरीके से, कि दोबारा एनडीए की सरकार यहाँ पे ना बने। और हमको ये अप्रीहेंशन है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। यानी महाराष्ट्र में जैसा एकनाथ शिंदे के साथ हुआ था वैसा कुछ बिहार में भी हो सकता है? नहीं, हमारा अप्रीहेंशन है, हमारा ओपिनियन मानिए, अप्रीहेंशन मानिए, अब ये तो वक्त ही तय करेगा। लेकिन बीजेपी ने तो ऐलान किया हुआ है कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। नहीं, जहाँ तक नीतीश कुमार की हुकूमत का सवाल है, आप राजद के साथ थे, तेजस्वी डिप्टी सीएम थे, आप में नाइत्तेफाकी हो गई, जो भी हुआ, बीजेपी सत्ता में आ गई। किसी ने कहा राजद को कि तुम्हारी वजह से बीजेपी सरकार में आ गई? ये जो पैरामीटर ऑफ टेस्ट है ना, थर्मामीटर हम पे इस्तेमाल होता है। सत्ता में आप हैं, आपने मिलकर वोट लिया, और आपको याद होगा कि मैं उस चुनाव में पुकार कर कह रहा था बीजेपी आएगी यहां पर सत्ता में, सबने मजाक उड़ाया। जब बीजेपी नीतीश कुमार और राजद में इख्तलाफ हो गया, दूरियां पैदा हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है बताइए मेरे को? ना कोई मीडिया में बोलता है। मगर जब एमआईएम और ओवैसी सीमांचल की एम्पावरमेंट की, मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करती, अरे आप वोट काटने आ गए, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, माने इतने सवालात पूछे जाते हैं कि हमको माने कोई
काबिल जर्नलिस्ट आपकी तरफ बोलने से पहले हम समझ जाते कि सवाल आने वाला है हमारे पे, मगर उस पर कोई नहीं उठा। इनकी अखलाकी जिम्मेदारी नहीं थी कि सरकार चलाएं 5 साल तक, क्यों नहीं चली सरकार आपकी? मगर नीतीश कुमार की सरकार में भ्रष्टाचार, करप्शन आम हो चुका है। चलिए, आखिर में बिहार से ही जुड़ा एक सवाल अब ले लेते हैं कि ये बता दीजिए कि इस बार आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी जो है कितने सीटों पर इस बार बिहार में चुनाव लड़ेगी, और ख़ासकर जो मुस्लिम मतदाता हैं वो किस तरफ वोट करेंगे? क्योंकि जो ऐसी की तस्वीर लग रही है कि आरजेडी के तरफ एक मुश्त जो है वो मुस्लिम समाज जो है वो वोट कर सकता है। नहीं, ऐसा कोई तस्वीर नज़र नहीं आएगी। तस्वीर के बहुत से रुख हैं, अभी पिक्चर और क्लियर होगी। जितने भी सीट हम लड़ेंगे, कितने लड़ेंगे, इंशाल्लाह अख्तरुल ईमान साहब तय करेंगे, और जिस लिस्ट जब आ जाएगी आपके पास, जब फिर बात करेंगे आपसे। नहीं तो पिछली बार 19-20 सीट पर आप लड़े थे चुनाव, तो क्या इस बार मतलब कुछ ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखेंगे, नहीं देखेंगे। अभी इस पर ये तो इस सवाल का सही जवाब हमारे अध्यक्ष दे पाएंगे, मगर जब लिस्ट आएगी आपको बताएंगे। चलिए, वैसे सब आपने अपनी यात्रा के दौरान आज तक से बातचीत की, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।